नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ स्टॉक्स के बारे में देखेंगे जिसमें आप लोग तत्काल एंट्री बना सकते हैं और कुछ स्टॉक्स में हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग को क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है। तो फर्स्ट स्टॉक की हम लोग बात करेंगे एसबीआई लाइफ में। पहले हम लोग मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और दूसरा हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज को यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा, और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो पिवट लाइन रेजिस्टेंस देता है, अगर प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो पिवट लाइन सपोर्ट देता है। इतना तो क्लियर है, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे। और हम लोग बाई करना कब पसंद करते हैं? जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले, या बेस्ट होता है प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चले। तो वैसे सिचुएशन में अगर बाई करते हैं तो बढ़िया आप मूव ऊपर की तरफ कैप्चर कर सकते हैं। तो एसबीआई लाइफ में भी हम लोग देख रहे थे एक बढ़िया रिटर्न हम लोग को पिछले 1-1.5 साल में निकाल करके दिया, लेकिन उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था। ऐसे में हम लोग बात भी करते हैं कि एफआईआई डीआईआईज का सेलिंग आएगा, और मार्केट में हैवी सेलिंग भी चल रहा था एफआईआईज का। इसके कारण एसबीआई लाइफ फॉल कर गया है और अभी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आ चुका है। तो हम लोग पहला एंट्री लेने के लिए बोलते हैं 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में ले लें, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। यहाँ पे ऐसा सपोर्ट होता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर कुछ क्वांटिटी यहाँ बाई करते हैं, तो हम लोग को भी यहाँ इंगल्फिंग पैटर्न खोज करके बाई कर लेना था। तो इसी कैंडल में हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट किए थे कि एसबीआई लाइफ को आप लोग बाई करके चल सकते हैं। और मान लीजिए यहाँ से भी एनालिसिस गलत ही साबित हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे का पिवट पे और भी अपना क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे, लेकिन बार बार डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग हम लोग नहीं करते हैं। और जो बात एसबीआई लाइफ को सबसे ज़्यादा खास बनाता है दोस्तों, वो है इसका सेल्स ग्रोथ। तो लास्ट 3 ईयर्स में बात करेंगे 34% का बेहद ही शानदार हम लोग को सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है, और क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आया था। लास्ट 5 ईयर की बात करें तो 33% का अच्छा हम लोग को सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा कम है 4%, 9%, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं कोविड के कारण बहुत ही ज़्यादा क्लेम बढ़ गया था, इसके कारण इसका प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा कम रहा है। लेकिन हम लोग सेल्स देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा डबल डिजिट 15% सेल्स ग्रोथ से भी ऊपर है, करीब 34% का सेल्स ग्रोथ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास होता है। और हम लोग जान रहे हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर का बहुत ही ज़्यादा अंडर पेनिट्रेशन है देश में, तो इस कारण से और भी टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति कोविड के बाद जागरूकता लोगों में बढ़ी है। ऐसे में प्राइवेट प्लेयर्स जैसे एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये सब बेनिफिट होंगे लॉन्ग टर्म में। और एसबीआई लाइफ की हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास करीब 55% का होल्डिंग है, एफआईआईज ने भी 24% का होल्डिंग रखा है, पिछले क्वार्टर में भी उतना है, तो उतना ज़्यादा एफआईआईज ने इसमें सेलिंग नहीं किया है। जून क्वार्टर में हम लोग बात करें तो 27% का था होल्डिंग, और स्लाइटली कम किया है। 24% का होल्डिंग भी एफआईआईज का बहुत ही बड़ा माना जाता है, और डीआईआईज के पास भी 12% का होल्डिंग है। पब्लिक ने भी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो क्वालिटी स्टॉक में पब्लिक का होल्डिंग बहुत ही कम होता ही है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है दोस्तों, और इसलिए हम लोग को भी इन्वेस्टमेंट एसबीआई लाइफ में जरूर करना चाहिए। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे मदरसन सुमी की। एक मार्केट लीडर है ऑटो कंपोनेंट बनाने में, देश का नंबर 1 कंपनी है, लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है, और बड़ा गैप डाउन ओपनिंग करीब 20% का हुआ था एक दिन, क्योंकि 80% के करीब इसका क्वार्टरली रिजल्ट फॉल कर गया था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इसमें हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ट्रिपल टॉप जैसा भी हम लोग को दिख रहा है, और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बहुत ही दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, और क्वार्टरली रिजल्ट भी पुअर आता है, उसके कारण से हम लोग को नीचे की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ऊपर में जो कोई खरीद चुके होंगे वो ट्रैप्ड हो चुके होंगे, तो आगे हम लोग को क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है ताकि इसमें से निकला जाए। तो फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से वेल बिलो चल रहा है, और तो अगला पिवट करीब 148 पे है। तो अगर पहले से अगर बाइंग कर चुके हैं और ट्रैप इसमें है तो और भी एवरेज कर सकते हैं 148 पे, लेकिन ऐसा स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा नहीं रखें, क्योंकि हम लोग 5% से ज़्यादा ऑटो सेक्टर में वेटेज नहीं देते हैं। इकोनॉमी ड्रिवन होता है, और कंसिस्टेंट कंपाउंडर ऑटो सेक्टर नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग ऑटो सेक्टर से थोड़ा दूरी बना के ही रखते हैं। ओनली 5% हम लोग वेटेज देंगे, मेनली ईवी थीम को हम लोग पकड़ेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम को, और उसी में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और वीकली चार्ट पे भी हम लोग देखें दोस्तों तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बिलो चल रहा था, और उसके बाद से हम लोग को अच्छा अप मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग को ट्रिपल टॉप जैसा भी दिखता है वीकली चार्ट पे, और इस पिवट लाइन पे करीब रेजिस्टेंस हम लोग को बड़ा सा दिखता है, और उसके बाद फॉल कर जाता है प्राइस, और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है वीकली चार्ट पे भी।
तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में है। तो कुछ अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो डेली चार्ट आप लोग विजिट कर सकते हैं और डेली चार्ट के बेसिस पे कुछ एंट्री भी बना सकते हैं, क्योंकि वीकली चार्ट पे भी 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में ही है। लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट या न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए मदर एंड सुमी हम रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक नहीं रहता है और इकोनॉमी ड्रिवन स्टॉक है। और मदरसन सुमी का हम लोग फाइनेंशियल्स की भी बात करेंगे तो कोई सेल्स हम लोग को लीनियर इंक्रीज होते हुए नहीं दिखता है, और अप एंड डाउन इसका सेल्स भी होते हुए दिख रहा है, और प्रॉफिट भी हम लोग को अप एंड डाउन ही होते हुए दिखता है। तो ऐसे स्टॉक से हम लोग दूरी बनाकर ही रखेंगे। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों वैभव ग्लोबल की। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से वेल बिलो चल रहा है, और इसमें भी हम लोग बात किए थे कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था और ज्वेलरी सेगमेंट का एक दिग्गज स्टॉक है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट भी मोर और लेस अच्छा ही आया था, लेकिन तभी भी हम लोग को बहुत ही बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा था। तो यही बात बोलते हैं कि FII इसका सेलिंग आएगा जब प्राइस 200 डेज का मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चलेगा। और फिलहाल की बात करेंगे तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से वेल बिलो चल रहा है। तो अगर मान लीजिए ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो कुछ क्वांटिटी अगर एवरेज करना है तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। ऐसे तो यहाँ पे पिवट पे आ चुका है, तो इस पिवट पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर सपोर्ट दिखता है 408 के पिवट पे अगर सपोर्ट आपको दिखता है और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखता है तभी बाई कीजिएगा, नहीं तो ट्रेंड डाउनवर्ड का है, नीचे की तरफ 20 का मूविंग एवरेज इंक्लाइंड है तो और भी फॉल कर सकता है। तो पहला वेट कीजिए कि एक बड़ा सा 3-4% का कैंडल दिखे वैभव ग्लोबल में, तो उसी कैंडल में और भी क्वांटिटी एवरेज कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए भी अभी बेस्ट लोकेशन है, अपने टॉप से अच्छा खासा फॉल कर चुका है 30। और अगर वैभव ग्लोबल को हम लोग कंपेयर करते हैं टाइटन कंपनी से, तो जहां 26 के पीवी पे आपको वैभव ग्लोबल मिल रहा है, वहीं टाइटन करीब 99 के पीवी पे मिल रहा है और 6,966 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो एक मिड कैप की स्टॉक है वैभव ग्लोबल, और टाइटन 2 लाख करोड़ के अबव इसका मार्केट कैप है, तो एक लार्ज कैप का स्टॉक है। तो दोनों में हम लोग ज़्यादा कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। टाइटन एक ब्रांड है, तनिष्क का शोरूम हम लोग जानते हैं हर सिटीज़ में होता है। तो नो डाउट वैभव ग्लोबल आपको अंडर वैल्यूड लग सकता है, लेकिन टाइटन में भी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा हाई हो चुका है टाइटन में, तो और भी फॉल एक्सपेक्टेड है। तो वैभव ग्लोबल को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। दोनों ज्वेलरी स्टॉक में से किसी एक को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और बात करेंगे हम लोग वैभव ग्लोबल की क्वार्टरली रिजल्ट की, तो सेल्स करीब 750 करोड़ का रहा है, और पिछले साल इसी क्वार्टर दिसंबर के 2020 क्वार्टर की बात करें तो 725 करोड़ का रहा था। तो स्लाइट इंक्रीज हम लोग को सेल्स में देखने को मिल रहा है, लेकिन हम लोग को प्रॉफिट में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है दोस्तों। 70 करोड़ का प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर में, वहीं पिछले साल इसी क्वार्टर की बात करें तो 92 करोड़ का प्रॉफिट रहा था। इसी कारण हम लोग को वैभव ग्लोबल में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। और बात करें हम लोग वैभव ग्लोबल के रिजर्व की, तो 1039 करोड़ का रिजर्व है और बोरोइंग्स मात्र 154 करोड़ का है। तो वर्चुअली हम लोग डेप्ट फ्री ही मानकर चलेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्ट इस पर नहीं है। और अगर बात करें हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो वैभव ग्लोबल में भी 58% का बड़ा होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, और DIS ने लगभग थोड़ा बहुत स्टेक कम किया है, 10.69% का होल्डिंग है। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 11.17% का होल्डिंग था। DIS की बात करें तो 18.62% का बड़ा होल्डिंग DIS के पास है, और पब्लिक के पास भी 12.52% का होल्डिंग है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है। और लास्ट हम लोग बात करेंगे एंजल वन के बारे में। एंजल वन भी एक क्वालिटी स्टॉक है, ब्रोकिंग क्षेत्र या ट्रेडिंग ये सब से जुड़ा हुआ स्टॉक है, और इसमें भी हम लोग देख रहे थे लगातार गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा था। और यहाँ पे डबल टॉप जैसा भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक बार यहाँ रेजिस्टेंस लेता है और एक बार यहाँ रेजिस्टेंस लेता है, उसके बाद से प्राइस फॉल कर जाता है और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका था, और इस पिवट पे आता है दोस्तों और बढ़िया सा इनगल्फिंग पैटर्न बनाता है, बड़ा सा ग्रीन कैंडल। तो इसी कैंडल में आपको कुछ एंट्री अगर एंजल वन में लेना था तो ले सकते थे, क्योंकि ऐसे MC सेक्टर से और ब्रोकिंग सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक में आप लोग अपने पोर्टफोलियो में बहुत ही ज़्यादा वेटेज दें, क्योंकि ग्रोथ अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, क्योंकि शेयर मार्केट के प्रति लोगों के में बहुत ही ज़्यादा जागरूकता है, और मात्र 6 करोड़ डीमेट अकाउंट है, और बहुत ज़्यादा डीमेट अकाउंट खुलने का अंदेशा लगाया जा रहा है। और LIC का IPO आने के बाद और भी ज़्यादा न्यू डीमेट अकाउंट खुलेंगे, करीब 2 करोड़ डीमेट अकाउंट अगले 1 से 2 साल में खुलने का उम्मीद जताया जा रहा है। तो इसलिए MC सेक्टर और ब्रोकिंग सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर से शामिल करें।
तो अब फ्रेश एंट्री बनाने के लिए एंजल वन में थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 20 के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लेता है प्राइस, तब आप लोग बाई कीजिएगा, नहीं तो प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब फिर से फॉल करके आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना है एंजल वन में, क्योंकि पास्ट में बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न निकाल करके दिया था लिस्टिंग के बाद से, तो उसी के कारण कुछ प्रॉफिट बुकिंग आया है और कुछ और भी फॉल कर सकता है। थोड़ा कॉशियसली इन्वेस्ट करना है। और इसी का हम लोग बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सेल्स ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रहा है लास्ट 3 ईयर्स में करीब 19% का और लास्ट 5 ईयर्स में करीब 23% का। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में 40% का बेहद ही शानदार हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है और लास्ट 5 ईयर की बात करें तो 57% का बेहद ही शानदार हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और क्वार्टरली रिजल्ट भी बेहद ही शानदार आया है दोस्तों एंजल वन का। लास्ट हम लोग दिसंबर 2020 की बात करें तो 307 करोड़ का सेल्स था, वहीं दिसंबर 2021 की बात करें तो 597 करोड़ का सेल्स है। तो नियरली सेल्स डबल हो चुका है और हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हम लोग देख रहे हैं सेल्स इसका बढ़ रहा है। तो यही हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, डीमेट अकाउंट बहुत ही ज़्यादा खुलते जा रहा है और ऐसे में ब्रोकरेज इंडस्ट्रीज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और इनका ओपीएम भी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि एक्सपेंसेस कम होने के कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता है नॉर्मल कंपनी के मुकाबले। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 73 करोड़ का पिछले साल इसी क्वार्टर में दिसंबर 2020 में रहा था और इस क्वार्टर 2021 दिसंबर में हम लोग बात करें तो 165 करोड़ का। तो नियरली प्रॉफिट भी हम लोग को डबल से भी ज़्यादा होते हुए दिख रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी और ग्रोथ वाला स्टॉक है दोस्तों, इसलिए अपने पोर्टफोलियो में कुछ मात्रा आप लोग एंजल वन को भी शामिल कर सकते हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो प्रमोटर्स के पास करीब 43% का होल्डिंग है और एफआईआई और डीआईआई का थोड़ा होल्डिंग कम है, लेकिन एफआईआई ने पिछले क्वार्टर की तुलना में कुछ स्टेक बढ़ाया है। 5.44% का भी होल्डिंग एफआईआई का है और डीआईआई की बात करें तो 8.57% का होल्डिंग है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और पब्लिक की बात करें तो 42.31% का बड़ा होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एफआईआई और डीआईआई का कुछ कम होल्डिंग है, लेकिन ग्रेजुअली इसमें भी हम लोग को बढ़ोतरी देखने को समय पे मिलेगा। तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों, इसमें भी कुछ अपना पोर्टफोलियो का हिस्सा दे सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।